Good morning, students of class 10. Hope you have got the time to look at the CBSE result. आप लोग जरूर CBSE का रिजल्ट देखे होंगे कि CBSE में कितना मार्क्स आया है इस साल। तो मेरा भी आप लोगों से आशा है कि आप लोग ये जो अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है, जब स्कूल आप लोगों को जाना नहीं पड़ रहा है, तब घर पे बैठ के इस समय को बर्बाद ना करें और घर पे बैठ के पढ़ाई को कंटिन्यू करता रहे। क्योंकि जो लोग सीबीएसई में टॉप कर रहे हैं या जो लोग सीबीएसई में टॉप करने वाले हैं आपके साथ, वो लोग अभी बैठे नहीं हैं। वो लोग देखिएगा जरूर पढ़ाई कर रहे हैं। और ये पढ़ाई कोचिंग में जाके नहीं होता है। कोचिंग में जाके क्या होता है वो मुझको पता है, मैंने भी कोचिंग पे, हम भी बहुत कोचिंग किए हैं। तो जरूरत जो है वो है घर में बैठ के पढ़ने का टाइम बढ़ाना। वो उस पे ध्यान दीजिए कि घर में जाके पढ़ने पे ध्यान दीजिए। और पढ़ाई जब करते हैं तब और कुछ नहीं सोचिए। पढ़ाई करने का तकनीक के बारे में आप लोगों को बार बार कहा गया है, बार बार समझाया गया है कि अभी तक अगर आप लोग सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक या पुराना क्वेश्चंस कहीं से जुगाड़ नहीं किए हैं तो जरूर उसका बंदोबस्त कर लीजिए। अगर आप बुक्स को खरीद नहीं पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चंस फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जाके सीबीएसई का वेबसाइट से या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे पुराने साल का 3-4 साल का क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चंस को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और घर में बैठ के, मान लीजिए कि मेरा चैप्टर 1 पढ़ाई हो गया है, तो क्या करूंगा मैं चैप्टर 1 को घर पे बैठे पढ़ूंगा। एक घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मैं उस बुक को बंद करूंगा, एक कॉपी लूंगा और देखूंगा कि 2017 में सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो उस कॉपी में मैं उस क्वेश्चंस को एक एक करके लिख लूंगा उस चैप्टर का। उसके नीचे मैं थोड़ा सा जगह छोड़ दूंगा वो आंसर लिखने के लिए। ऐसा हो जाने के बाद मैं देखूंगा क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो बहुत अच्छा है। ऐसा करके उसको भर लेना है 2 घंटा उस चैप्टर को करने के बाद। ऐसा 2017 के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को करना है, 2018 में करना है, 2019 में करना है, 2020 में करना है। ऐसे अगर हम लोग 5 साल का 5 इयर्स का अगर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहते हैं ना, तो सीबीएसई में क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। तो जरूर आप लोग भी डेफिनेटली 95% लाना। सीबीएसई में कोई बड़ा बात नहीं है, तो 95% के ऊपर जरूर हम लोगों को लाना चाहिए व्हेन सीबीएसई एग्जाम्स डज हैपन। सो I will urge you, I will encourage you to read it, but the final thing that has to be done right now is by you. आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग सीबीएसई का एग्जाम को सीरियसली लोगे कि नहीं लोगे। अगर आप सीरियसली लेते हो, देखिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पे 2000 रुपीज यू हैव टू पे पर मंथ फी, तो अभी सीरियसली ना लेने का इसमें कोई कारण नहीं है। अगर सीरियसली ना लेने तो 500 रुपए वाले में चले, क्या दिक्कत है। तो सीरियसली अगर लेना है, अगर इतना पैसा इन्वेस्ट आपके गार्जियन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं कि दिन में मैं 5 घंटा उसमें पढ़ाई में इन्वेस्ट करूं, कि 5 घंटा मैं मैथ्स में, जैसे मैथ्स में टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि मैथ्स समझने का चीज है, तो मैथ्स में टाइम दीजिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में टाइम दीजिए, एसएसटी में टाइम दीजिए, ये सब टॉपिक्स में ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स नीड टू बी लर्नड मोर एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 95% आएगा मतलब एक में मैं 95 लाऊंगा और बाकी में मैं 70 लाऊंगा, ऐसे करके अच्छा परसेंटेज नहीं आता है। हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस से पढ़ना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट में आपको जो सीबीएसई का पुराना क्वेश्चंस है उसको ध्यान से, ऐसा हर सब्जेक्ट में कॉपी बना के प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का कोई और उपाय नहीं होता है। प्रैक्टिस जो जितना करेगा, अभी से जो करेगा उसका देखिए। अभी से अगर आप चैप्टर वाइज इसको बना लेते हैं ना, तो एग्जाम के आगे तक ये पूरा आपका बन जाएगा और तब जाके आपको किताब नहीं खोलने का जरूरत होगा कि एग्जाम के आगे 1 महीना आगे अगर आप प्रैक्टिस करने बैठो, वहां पे आपको किताब में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप जस्ट अपना कॉपी खोलिएगा और कॉपी में ही सारा क्वेश्चन
जो क्वेश्चन आ सकते हैं सब कुछ का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जरूर इस कॉपी को बनाइए, हर सब्जेक्ट के लिए बनाइए, जहाँ पे सीबीएसई का सारा जो पेपर्स है, टेस्ट पेपर्स है, उसको देखिए ध्यान से। और उसका एक चैप्टर में कि मैं अभी बायोलॉजी का मान लीजिए चैप्टर 1 कर रहा हूँ, तो बायोलॉजी का चैप्टर 1 का कितना क्वेश्चंस है पिछले 5 साल का, वो सारे क्वेश्चन को मैं लिख लूंगा। ऑब्वियसली मैं रिपीट क्वेश्चंस को मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अगर 2 साल में आया है तो 2 साल का क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। मैं अपना कॉपी का भी फोटो आप लोगों को भेज सकता हूँ कि मैं जब करता था उसका कॉपी भी मेरे पास है। तो वैसे करके आप लोग जरूर बनाइए, ओके। और इस वक्त को ज़ाया मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक इन बायोलॉजी व्हिच वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction, we had seen some types of asexual reproduction previously. We had already seen binary fission, we had learned about multiple fission, right? We have seen how cyst formation happens. Today we are going to look at another type of asexual reproduction. If you go to a water or a pond, अगर आप किसी pond पे जाते हैं and collect some water from that pond, उस pond से कुछ water collect करके उसको थोड़ा ध्यान से अगर घर पे आके देखेंगे, you will see that there are lot of green filaments floating in it. बहुत सारे ग्रीन कलर का फिलामेंट होता है, राइट। थोड़ा सा अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उसी में दिख जाएगा, माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं है। These filaments are actually a type of organism, a type of phytoplankton. Phytoplankton क्या है आप लोगों को पता है? Is a type of phytoplankton known as Spirogyra. ये एक तरह का phytoplankton है जिसका नाम है Spirogyra. Okay. This Spirogyra has a very unique way of reproduction. इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत यूनिक तरीके से होता है। कैसे होता है? मोस्टली व्हेन देयर इज अ फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगाइरा एंड ड्यू टू सम फिजिकल प्रोसेस और ड्यू टू सम रीजन इफ द फिलामेंट ब्रेक्स डाउन, किसी वजह से अगर वो फिलामेंट कहीं से टूट जाता है, देन फ्रॉम दैट ब्रोकन फिलामेंट अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड। वही ब्रोकन फिलामेंट धीरे धीरे फिर से बड़ा हो जाएगा और फिर से नया एक पूर्ण ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कि एक ऑर्गेनिज्म है, आप उसको कैंची से 2 पीस कर दिए, अब दोनों जो पीस बना दोनों पीस में अलग अलग बॉडी पार्ट आके फिर से 2 इंडिविजुअल बन गए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। This process of fragmentation is not only present in Spirogyra. ये सिर्फ Spirogyra में ही present है ऐसा नहीं है। This can be seen in the Poriferan Hydra also. जो स्पंज होता है, एक तरह का स्पंज है जिसका नाम है हाइड्रा, उसमें भी इसी तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एंड ऑल्सो इन द फ्लैटवर्म कॉल्ड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नाम का एक फ्लैटवर्म होता है जो हमारे स्टमक में रहता है, वो उसमें भी देखा जाता है। ये उसमें भी अगर प्लेनेरिया को या हाइड्रा को भी आप अगर कैंची से 2 पीस में कट दोगे तो थोड़ा देर बाद वो हर 2 पीस अपना अपना एक इंडिविजुअल बन जाता है अलग अलग। सो दिस इन देयर केस दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। उन लोगों में इसी को कहा जाता है रीजेनरेशन, बट दिस प्रोसेस इज सिमिलर, दिस फ्रेगमेंटेशन इज सेम। But why don't we see this in case of higher organisms or more complex organisms? जहाँ पे more complex organisms में ऐसे करके reproduction क्यों नहीं हो पाता है कि मेरा एक हाथ में काट दिया, थोड़ा देर बाद एक और हाथ आ जाए, ऐसा क्यों नहीं होता है? One main reason is that as tissue get more complex, organs get more complex, right? कि आपका जितना ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है उसके अंदर का ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे स्पंज, स्पाइरोगाइडा बोल लीजिए, स्पंज बोल लीजिए, प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म बोल लीजिए, इन लोगों का जो ऑर्गेनिज्म सिस्टम है वो बहुत ही बॉडी ऑर्गेनिज्म सिंपल रहता है, तो उसमें मैक्सिमम कुछ ऑर्गेन्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव इंटरनल ऑर्गेन्स एज सच।
इसीलिए उसमें अगर टूट जाता है तो वो टूटने के बाद वहां पे सेल बनाने के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गेन्स अलग से नहीं बनाना पड़ता है। बट लेट्स से कि आपका बॉडी को यहां से बीच से काट दिया जाएगा, तो यहां से क्या बनना पड़ेगा, यहां से स्टमक वमक सब कुछ एक बॉडी को बनाना पड़ेगा, और ये जो दूसरा हिस्सा आपका कट गया वहां पे पूरा बॉडी का ऊपर ब्रेन ये सब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो दीज आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्थ के दौरान ही होता है। This complex tissue development happens only at birth and cannot happen after that. That is why this type of fragmentation या asexual reproduction के जो आप लोग तरह तरह के पढ़ रहे हैं, वो बाद में जब हम देखते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन हो जाता है, तब asexual reproduction काम नहीं करता। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के बारे में पढ़िए, और अभी जो तरीका मैंने बोला आज वीडियो का शुरुआत में, उस पे ध्यान दीजिए। जो उसको ध्यान दे के अभी से एग्जाम का क्वेश्चंस इकट्ठा करके रखेंगे, उसको सीबीएसई का फाइनल के आगे बहुत मुनाफा होगा, बहुत फायदा रहेगा उसका, क्योंकि वहां पे आप लोगों का सारा क्वेश्चन एक साथ एक कॉपी में आपको मिल जाएगा। आपको बुक खोलने का जरूरत नहीं होगा, और एग्जाम के दिन आप चाहे तो उसको लेके चले जा सकते हो, ऑटो या गाड़ी में पढ़ते हुए जा सकते हो। आपको लग रहा होगा कि सीबीएसई कब होगा, क्या होगा, पता नहीं, होगा, जरूर होगा सीबीएसई का एग्जाम, और definitely you will have to go there. That day will come, so we should prepare for that day from today. Okay, so take your preparation, and if you have any questions regarding anything, feel free to ask. Thank you.